तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंश्योरेंस का मीनिंग समझते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, आप लोग को पता है कि जो हमारा फ्यूचर है वो असर्टेन है, यानी कि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, और फ्यूचर में जाके कुछ इवेंट्स हमारे साथ ऐसे होंगे जिसकी वजह से हमें लॉस होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा कार एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर जो हमारी फैक्ट्री है जिसमें हम काम करते हैं उसमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से आपको बाहरी नुकसान जो है यहाँ पर उठाना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो फ्यूचर में इवेंट्स होने वाले हैं इसे तो हम रोक नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। पर इससे जो हमें लॉस हो सकता है ना, जो हमें लॉस होने वाला है उसको हम यहाँ पर कुछ हद तक कम कर सकते हैं इंश्योरेंस करवा के। ठीक है, तो इंश्योरेंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो पार्टीज मिलकर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को जो है प्रॉमिस करती है कि अगर फ्यूचर में जाकर किसी पर्टिकुलर इवेंट की वजह से आपको नुकसान होता है तो जितना भी आपको नुकसान होगा उस नुकसान को मैं पूरा कर दूंगा, यानी कि जितना भी आपको नुकसान होगा वो मैं आपको कंपनसेट कर दूंगा। क्लियर है? तो अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। जो पर्सन बी है ना, उसकी यहाँ पर एक कार फैक्ट्री है, ठीक है, जिसमें वो कार बना के बेचता है मार्केट में। तो यहाँ पर देखो, जो बी पर्सन है, अब इसकी फैक्ट्री में देखो फ्यूचर में जाके ऐसा हो सकता है कि इसकी जो फैक्ट्री है उसमें आग लग जाए। ठीक है, तो ए पर्सन है ना, बी पर्सन के साथ यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये जो आपकी कार फैक्ट्री है ना, आपकी जो कार फैक्ट्री है, फ्यूचर में जाकर अगर इसमें आग लग जाती है और इसमें आपको कोई भी लॉस उठाना पड़ता है तो वो जो है मैं आपको कंपनसेट कर दूंगा, उसका पैसा मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्सन क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रॉमिस कर रहा है कि अगर लॉस हुआ तो मैं आपको कवर कर दूंगा। ठीक है, इसको अब श्योरिटी मिल गई, इंश्योरेंस मिल गई ना, कि अगर बाई चांस लॉस होता भी है, मेरी फैक्ट्री को आग लगती भी है, तब भी मुझे लॉस नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो ए पर्सन है वो इतना बड़ा रिस्क जो है फ्री में थोड़ी लेगा, अब इसको भी तो कुछ चाहिए। तो यहाँ पर देखो, जो ए पर्सन है, जो इसने रिस्क लिया है, उसके बदले में बी पर्सन को, ए पर्सन को एक अमाउंट पे करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी काम फ्री में थोड़ी करता है। ठीक है, अब अमाउंट जो पे करनी पड़ती है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रीमियम। क्या कहते हैं इसको हम यहाँ पर? प्रीमियम। क्लियर है आपको? तो एक पार्टी कह रहा है कि लॉस होगा तो हम आपको देंगे, दूसरा पार्टी उसके बदले में एक अमाउंट पे कर रहा है ये सर्विसेज लेने के बदले में। ठीक है, उस अमाउंट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रीमियम। अब ये जो पर्सन जो है प्रॉमिस करता है ना कि हाँ आपको अगर लॉस होगा तो मैं पूरा कर दूंगा, उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंश्योरर। क्या कहते हैं उसको हम? इंश्योरर। और ये जो दूसरा पर्सन है, ठीक है, जिसको प्रॉमिस दिया जा रहा है, उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंश्योर्ड पर्सन। ठीक है, उसके बारे में आगे हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये हमारा बेसिक सा एक यहाँ पर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती है? बेसिकली जो इंश्योरेंस करती, यानी कि जो इंश्योरेंस जो पॉलिसीज वगैरह उनको यहाँ पर बेचती है, लोगों को प्रोवाइड करती है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम इंश्योरेंस की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज, वेयर अ वन, जिसमें से एक पर्सन जो है प्रॉमिस करता है दूसरे को कि अगर फ्यूचर में जाकर अगर किसी भी तरह के यहाँ पर आपको लॉस होगा तो मैं उसको यहाँ पर पूरा कर दूंगा। ठीक है, इंडेमनीफाई का मतलब होता है कि लॉस को पूरा करना। ठीक है, कंपनसेट करना। क्लियर है आपको? जिसके बदले में जो है, जो हमारा पर्सन जो यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा होता है उसे एक अमाउंट पे की जाती है, जिसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रीमियम। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो जो यहाँ पर प्रॉमिस दे रहा है वो कौन है? इंश्योरर। जिसको प्रॉमिस मिल रहा है, ठीक है, जिसको प्रॉमिस मिल रहा है कि उसको लॉस को पूरा कर दिया जाएगा, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंश्योर। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी का मीनिंग। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी इज अ कंपनी वॉज बिजनेस इज प्रोवाइडिंग एंड सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसका बिजनेस ही ये है कि वो इंश्योरेंस जो पॉलिसीज है वो लोगों तक पहुंचाएगी। ठीक है, लोगों तक यहाँ पर बेचेगी उसको। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो गए टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, अब ये जो इंश्योरेंस करती है, ठीक है, आप लोगों को पता है कि हमारे जो फ्यूचर में जो इवेंट्स होते हैं ना वो बहुत तरह के हैं, जैसे कि कार एक्सीडेंट होना, फैक्ट्री में आग लग जाना, ठीक है, किसी हमारे रिलेटिव की डेथ हो जाना। तो ऐसे बहुत सारे जो फ्यूचर इवेंट्स हैं उसकी वजह से हमें यहाँ पर लॉस हो सकता है। ठीक है, इसी के बेस पर हम जो है यहाँ पर जितने भी हमारे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको बेसिकली दो पार्ट्स में ही डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस और एक हमारा होता है यहाँ पर जर्नल इंश्योरेंस। क्लियर आपको? तो देखो, नाम से आपको यहाँ पर पता लग रहा होगा पहले का, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब इसमें हम किसी पर्सन की लाइफ को इंश्योर करते हैं। लाइफ को इंश्योर करने का मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में जाके उसे कुछ नहीं होगा, इसका मतलब नहीं है कि उसको हम कुछ होने नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में जाकर जिस पर्सन के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस ली गई है, अगर उस पर्सन की बाई चांस जो है डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को कुछ फिक्स अमाउंट जो है पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो, जो हमारा इंश्योरर है, जो और जो हमारा इंश्योर्ड पर्सन है, इंश्योरेंस कहता है कि अगर आपके फ्यूचर में जाके, जैसे बी पर्सन ने यहाँ पर इंश्योरेंस कराई, लाइफ इंश्योरेंस करवाई है, तो बी पर्सन कहता है कि अगर फ्यूचर में जाकर आपकी यहाँ पर डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ होने के केस में आपको जो है यहाँ पर हम एक फिक्स अमाउंट जो इन दोनों ने मिलकर फिक्स की होगी आपके परिवार को दे देंगे, ताकि उन्हें यहाँ पर पैसों की यहाँ पर कमी ना हो सके।
क्लियर है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि चलो यहाँ पर इंश्योरेंस करवा ली, पर जो बी पर्सन था उसकी किस्मत बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छी थी, उसकी डेथ हुई नहीं, वो 100 साल जिया। तो उस केस में देखो क्या होता है, एक फिक्स पीरियड के बाद जो है वो जो अमाउंट इन्होंने फिक्स की होती है वो इसी को वापस मिल जाती है। क्लियर है। तो अगर अगर यहाँ पर डेथ हो गई तो भी उसके परिवार को पैसा मिल जाता है, और अगर ये फिक्स टाइम पीरियड जो है पूरा हो जाता है, जैसे मान लो इन्होंने 50 साल के लिए बोला था कि 50 साल तक इंश्योरेंस प्लान, जैसे ही अगर 50 सालों के बीच में ये पर्सन की डेथ हो जाती है तब तो इसके परिवार को पैसा मिल ही जाएगा। अगर 50 सालों तक इसकी डेथ नहीं होती है तो 50 साल के बाद ये पैसा इंश्योरेंस कंपनी इसको और इसको परिवार को दे देगी। क्लियर है। तो इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सिंपल यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर देखो, लाइफ इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ इंश्योरेंस एंड पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरेंस कंपनी वेयर द इंश्योरर promises to pay sum of money exchange of a premium, जिसमें हमारा जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कर रहा है, वो बोलता है कि हम एक सम ऑफ मनी आपको पे करेंगे, बदले में क्या चाहिए, प्रीमियम चाहिए, अपन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, जिस पर्सन के नेम पर इंश्योरेंस करवाइए उसकी डेथ पे, या फिर आफ्टर अ सेट पीरियड, मतलब कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उसको यहाँ पर पे कर दिया जाता है। क्लियर। आई होप आपको यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, जर्नल इंश्योरेंस। अब जर्नल इंश्योरेंस क्या होता है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ऐसी इंश्योरेंस जो कि लाइफ इंश्योरेंस नहीं होती है, किसी पर्सन के नाम पर डेथ पे नहीं ली होती है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जर्नल इंश्योरेंस। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर जब हम कार का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, जैसे हमने एक नई कार खरीदी है, ठीक है, हमें फिक्र है कि बाई चांस इसका एक्सीडेंट हो गया तो हमें तो लॉस हो जाएगा, तो हमने कार इंश्योरेंस करवा ली। और इसमें कार इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको ये प्रॉमिस करती है कि बाई चांस आपकी कार के एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको ठीक कराने से लेकर जो भी आपको खर्चा होता है वो हम आपको पे कर देंगे। क्लियर आपको। तो ये क्या हो गया, हमारा एक जर्नल इंश्योरेंस हो गया। क्लियर आपको। ऐसे ही जैसे कोई पर्सन की फैक्ट्री है, उसने अपने फैक्ट्री में आग लगने के लिए इंश्योरेंस करवा ली, मतलब कि अगर बाई चांस आग लग गई तो पैसा वो पे कर दी, तो ये भी हमारा क्या है यहाँ पे जर्नल इंश्योरेंस, क्योंकि इसमें किसी पर्सन की डेथ के लिए इंश्योरेंस नहीं कराए, डेथ मतलब डेथ होने पर पैसा वगैरह नहीं मिलता। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो, अब जो मेन पॉइंट है, यहाँ तक आपको इंश्योरेंस का मीनिंग क्लियर है, इंश्योरेंस कंपनी का मीनिंग क्लियर है। अब हम देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इंडिया में कैसे ये इंश्योरेंस कंपनी जो है डेवलप हुई, उसकी हिस्ट्री क्या रही। तो यहाँ पर देखो, जो हमारी इंश्योरेंस की हिस्ट्री है ना, वो प्राचीन काल से चल रही है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर हमारे कौटिल्य जी की जो अर्थशास्त्र है उनको पढ़ो तो उसमें भी इसका जिक्र मिलता है। उसमें देखो बात कही गई है कि क्या करते हैं, रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, लोगों से ही रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाता है, और ताकि उस रिसोर्सेज से जो अगर कोई नेचुरल क्लाइमेटी आ जाती है, जैसे बाढ़ आ जाती है, ठीक है, कोई बीमारी फैल जाती है, तो उस केस में लोगों की जो है हेल्प किया जा सके। तो ये भी तो एक हमारा इंश्योरेंस ही हो गया ना। डायरेक्टली चलो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बीच में नहीं हुआ, पर यहाँ पर देश क्या करता था, लोगों से रिसोर्सेज इकट्ठा करता था और उसे नेचुरल क्लाइमेटी के लिए नेचुरल क्लाइमेट के वक्त जो है लोगों की हेल्प करने के लिए ही यूज करता था। अब हम बात करते हैं मॉडर्न की। ठीक है, मॉडर्न इंश्योरेंस कंपनी जब ये यहाँ पर आई, प्राचीन का तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि बहुत पीछे से यहाँ पे चल रही है। मॉडर्न इंश्योरेंस कंपनी की यहाँ पर शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मॉडर्न इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत हुई थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को सेटअप करने से। जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जो अंग्रेज थे, उन्होंने यहाँ पर जो है 1818 ईस्वी में जो है यहाँ पर ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है कलकत्ता में बनाई थी, और यहीं से माना जाता है कि इंडिया में मॉडर्न इंश्योरेंस कंपनीज की शुरुआत हुई थी। पहला मॉडर्न इंश्योरेंस कंपनीज हमारा कौन सा है यहाँ पर, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और इसे कब बनाया गया था, 1818 ईस्वी में, और इसे बनाया किसने था, ब्रिटिशर्स ने। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो क्या है, मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन की हुई है। ये अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर बैंक बनाया गया था, ताकि जो अंग्रेज हैं उनको बैंकिंग सर्विसेज यहाँ पर मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मद्रास प्रेसिडेंसी में यहाँ पर हमारी जो मद्रास इक्विटेबल है, इसने भी यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया था। कब स्टार्ट किया था, 1829 ईस्वी में। क्लियर है। तो ये आपने बस स्टेप याद रखने हैं। उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी भी यहाँ पर आ गई थी। उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पर ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट पास किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो अभी इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके बाद इसको रेगुलेट करना भी तो जरूरी है ना। जो इंश्योरेंस कंपनीज है जो काम करे उनको रेगुलेट करना जरूरी है, तो इसीलिए यहाँ पर ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट यहाँ पर पास किया गया, ताकि इंश्योरेंस कंपनीज को यहाँ पर कंट्रोल किया जाए। उसके बाद और भी हमारी बहुत सारी ब्रिटिश जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो सामने है, जैसे कि बॉम्बे म्यूचुअल आ गया 1871 में, ओरिएंटल 1874 में, एम्पायर ऑफ इंडिया, ठीक है, 1897 ईस्वी में। तो ये हमारे कुछ इंश्योरेंस कंपनीज इस्टेब्लिश किए गए थे ब्रिटिशर के द्वारा। ठीक है, उसके साथ
इसके साथ जो हमारी कुछ फॉरेन कंपनीज भी थी। अब ये जो हमने इंश्योरेंस कंपनीज बात की, ये इस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में, ठीक है, ब्रिटिशर ने इसको इंडिया में ही इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद कुछ हमारी फॉरेन की कंपनीज जो कि फॉरेन में इस्टेब्लिश की गई थी, पर वो इंडिया में जो है आके इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही थी, ठीक है। तो उन्होंने भी काफ़ी यहाँ पर पैसा कमाया था, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा बिजनेस हमारे इंडिया में किया था। अब ये फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज कौन कौन सी थी, तो यहाँ पे देखो एल्बर्ट लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, एल्बर्ट लाइफ इंश्योरेंस, रॉयल इंश्योरेंस, लिवरपूल, लंदन ग्लोब इंश्योरेंस। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज थी जिन्होंने इंडिया में जो है इंश्योरेंस बिजनेस किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर द इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 में इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट जो है पास किया गया था। और इसको पास करने का मेन पर्पस था जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसको रेगुलेट किया जा सके। जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है उनके ऊपर प्रॉपर रेगुलेशन किया जा सके ताकि वो प्रॉपर तरीके से काम जो है यहाँ पर कर सके। क्लियर है। उसके बाद देखो द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट पास किया गया जिसको 1928 में जो है पास किया गया था। और इसको पास करने का मेन पर्पस था जो हमारा पूरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री है यानी कि लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस उनके ऊपर जो है कंट्रोल रखा जा सके। इस एक्ट का मेन काम क्या था, उनकी वर्किंग से जो है निगरानी रखनी, वो कैसे काम करते हैं और उनके काम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो उनसे लेना ताकि पता लग सके कि इंश्योरेंस कंपनीज बेसिकली कैसे काम करे। ठीक है, तो इसके ऊपर कंट्रोल करना ये मेन पर्पस था हमारा द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट का। क्लियर है आपको। अब देखो ये जो हमारा इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट था ये पहला एक्ट बनाया गया था जो कि यहाँ पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कंट्रोल करता था। क्लियर है। खास करके जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसी को ये कंट्रोल करता था। पर जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट है वो दोनों लाइफ और नॉन लाइफ दोनों को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1956 से पहले जो हमारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती थी वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर की होती थी, मतलब गवर्नमेंट की ऑनरशिप उसमें नहीं होती थी। पर गवर्नमेंट को उसके ऊपर पूरा कंट्रोल चाहिए था, मतलब जो हमारा इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसके ऊपर गवर्नमेंट को कंट्रोल चाहिए था, इसीलिए उन्होंने नेशनलाइजेशन करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर के लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थे उसको गवर्नमेंट कंपनी ने जो है कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और इसको स्टार्ट किया गया था 1 सितंबर 1956 को 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को जो है नेशनलाइज करके, यानी जो पहले प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे उनको नेशनलाइज करके एक कंपनी यहाँ पर बना दी गई जिसको हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से यहाँ पर जानते हैं। क्लियर है आपको। तो ये पहला स्टेप था इंश्योरेंस कंपनीज को नेशनलाइज करने की तरफ, जिसमें 245 प्राइवेट कंपनीज को नेशनलाइज करके लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है बना दिया गया था। क्लियर है आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखो है ट्रीटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद देखो ट्रीटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बनाया गया जिसको 1850 में कलकत्ता में ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है बनाया गया था। और ये जो कंपनी थी वो मेनली जनरल इंश्योरेंस का काम करती है। जैसे हमने दो टाइप्स पढ़ी थी ना, एक लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। तो ट्रीटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पहली कंपनी थी जिन्होंने पहली बार जनरल इंश्योरेंस का काम करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड आई थी जिसको 1907 में जो है सेटअप किया गया था। अब ये जो इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड थी वो काफ़ी बड़ी कंपनी थी। ये लगभग जनरल इंश्योरेंस के जितने भी काम होते थे वो करती थी। ये हर तरह का जनरल इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करती थी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट। ठीक है, जैसे हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस थे उनको यहाँ पर नेशनलाइज किया गया था, ऐसे ही जो हमारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज थी, ठीक है, उनको भी नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1972 में, ठीक है, जो हमारे जनरल इंश्योरेंस बिजनेस था, कंपनीज थे, उसको नेशनलाइज करने के लिए जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट जो है पास किया गया था, जिसके पास होते ही 1 जनवरी 1973 से हमारी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी वो अब गवर्नमेंट के अंडर काम करने लग गई थी। क्लियर है आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखो मॉडर्न डेवलपमेंट इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अब हम बेसिकली देखेंगे कि ये जो हमारा इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में वो कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या उसमें चेंजेस आए। तो पहला देखो हमारा क्या है, प्राइवेटाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आप लोग को पता है कि नेशनलाइजेशन करके जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर था वो गवर्नमेंट के अंडर आ गया था, मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर इंश्योरेंस बिजनेस जो है प्रोवाइड करती है। पर आप लोग को पता है कि जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था अपना 1991 में, तो गवर्नमेंट ने कई सारे सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए फिर से ओपन कर दिए थे। ठीक है, मतलब कि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आप काम कर सकते हैं, उनमें से एक था हमारा इंश्योरेंस सेक्टर। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते ही अब कई प्राइवेट सेक्टर जो है उन्होंने भी कई यहाँ पर जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है स्टार्ट कर दी। अब वो भी इंश्योरेंस का बिजनेस जो है यहाँ पर करने लगे, यानी कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था इंश्योरेंस सेक्टर का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप लोग को पता है कि जो बाहर के देश के लोग होते हैं, है ना, वो हमारे देश में जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या था, इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले जो है हमारे देश में इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है अलाउड नहीं था, यानी कि कोई भी पर्सन इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था जो बाहर का हो, क्लियर है। पर यहाँ पर 2000 में, ठीक है, 2000 में ये जो है रिस्ट्रिक्शन हटा ली गई और गवर्नमेंट ने कहा कि अब फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंश्योरेंस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि इसकी एक लिमिट रखी गई थी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो टोटल इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसमें सिर्फ 26% ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है अलाउड है। और जैसे जैसे आगे साल बढ़े इनको गवर्नमेंट ने इंक्रीज भी किया, जैसे कि 2015 में इसे बढ़ाकर 49% कर दिया, 2022 में इसे बढ़ाकर जो है 74% कर दिया। यानी कि गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन की इंश्योरेंस इंडस्ट्री की और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पर अलाउ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, इंश्योरेंस बिजनेस ग्लोबली एंड इन इंडिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंश्योरेंस जो हमारी इंडस्ट्री है वो ग्लोबली कितना कंट्रीब्यूट करती है, ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसमें इंश्योरेंस इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है और इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो हमारा स्विस री इंस्टीट्यूट है, एक फेमस इंस्टीट्यूट है, इन्होंने एक पब्लिकेशन जारी किया, ठीक है। उसमें बताया कि 2019 में, ठीक है, जो 2019 में जो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर रिटन था वो 6.3 ट्रिलियन यूएसडी था। अब ये होता क्या है पहले वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर रिटन का मतलब होता है कि टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट लोगों ने जो है इंश्योरेंस के रूप में इंश्योरेंस कंपनीज को पे किया, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में कितने जो लोग हैं उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में कितना पैसा जो है यहाँ पर पे किया, उसे हम क्या कहते हैं, टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर रिटन। क्लियर है आपको। तो 2019 में 6.3 ट्रिलियन जो है पैसा इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में आया था। साथ के साथ जो हमारे ग्लोबल जीडीपी है, जो हमारे पूरे वर्ल्ड की जीडीपी है, उसमें 7.2% जो है कंट्रीब्यूट करता है कौन, हमारा यहाँ पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अब ये बात की जा रही है पूरी ग्लोबल की, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, अब इंडिया का शेयर क्या है, अब इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर देखो पूरे ग्लोबल की इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 1.69% कंट्रीब्यूट करता है कौन, हमारा यहाँ पर इंडिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। पर ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि टाइम के साथ जो हमारा इंडिया है वो इंश्योरेंस सेक्टर में भी यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि 2018 में ये जो कंट्रीब्यूशन था 1.58% था, पर जो 2019 में बढ़ के कितना हो गया 1.69%, और ये धीरे धीरे और भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर जो हमारा ग्लोबली, अगर हम ग्लोबली बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का जो टोटल प्रीमियम है वो कितना है 46.34%, यानी कि ये टोटल जो इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर रिटन था उसमें से जो लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम आया था वो कितना था, उसका 46.34, और नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का कितना था 53.66%। क्लियर है। तो अगर ग्लोबली हम बात करें तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस में ज्यादा पैसा आ रहा है और लाइफ इंश्योरेंस में कम, पर इंडिया में इसका उल्टा है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो कितना है यहाँ पर 74.94, ये 74.94% जो है वो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस में ज़्यादा आता है। पूरे टोटल हमारा जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है इंडिया में उसका 74.94 जो है कंट्रीब्यूट करता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस, और बाकी का जो हिस्सा है 25.06% वो कंट्रीब्यूट करता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में। क्लियर है आपको। उसके साथ साथ जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, ठीक है, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर देखो 88 कंट्रीज, जो टॉप की 88 कंट्रीज है उसमें से हमारा जो इंडिया है वो 10th पोजीशन पे आता है, और अगर हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात करें तो इंडिया जो है यहाँ पर 15th पोजीशन पे आता है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी। अब ये होता क्या है, तो पहले हम समझते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पर देखो जब भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं तो उसके बदले में लोगों को प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ना वो हमारी जीडीपी का कितना हिस्सा है, मतलब कि टोटल हमारी जीडीपी की इतनी है और उसमें हमारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो कितना यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर देखो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज अ मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी। क्लियर है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम है, ठीक है, हमारे जीडीपी का 2.5%, यानी कि जो टोटल प्रीमियम से पैसा आता है वो हमारा जीडीपी के 2.5% के इक्वल होता है। तो ये क्या है, हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है। क्लियर है आपको। अब अगर इंडिया में बात करें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की तो वो यहाँ पर
कितनी है? तो यहाँ पर देखो द लेवल ऑफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हैज रिपोर्टेड कंसिस्टेंट इंक्रीज, मतलब कि ये जो हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो टाइम के साथ हमारा इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर देखो 2001 में ये 2.71% था, 2009 में ये 5.20% हो गया, उसके बाद 2014 में ये कम हो गया। ठीक है, बात की जा रही है कि कॉन्स्टेंटली इंक्रीज तो हो रहा है, पर बीच में एक साल ऐसा आया था जब ये जो है कम हो गया था। वो कौन सा था? हमारा 2014, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3.30% ही हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है रह गया था। उसके बाद 2019 में जाके ये फिर से इंक्रीज हो गया, वो कितना होगा हमारा 3.76%। क्लियर है आपको? क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें, किसमें कंपैरिजन करें? हमारे लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर और नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की। तो यहाँ पर देखो 2019 में जो हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन था वो 2.8% था, किसमें? लाइफ इंश्योरेंस में, और 0.94% था वो किसमें था? नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में। यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ज्यादा था, उसमें ज्यादा हमें प्रीमियम मिलता था जो कि 2.8% था, और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में ये क्या था? यहाँ पर कम था। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है? इंश्योरेंस डेंसिटी। अब ये इंश्योरेंस डेंसिटी क्या आता है? तो इसमें हम बेसिकली ये चेक करते हैं कि जो हमारे हमारे देश में पॉपुलेशन कितना है और वो जो है प्रीमियम के लिए कितना पैसा दे रहे हैं। इसमें हम बेसिकली चेक करते हैं कि पर पर्सन, मतलब हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें हर एक पर्सन जो है वो प्रीमियम के लिए कितना कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो इंश्योरेंस डेंसिटी इज अ कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ प्रीमियम टू पॉपुलेशन। हम इसमें जो हमारा प्रीमियम के अमाउंट है और जो पॉपुलेशन है उसका रेशियो कैलकुलेट करते हैं कि कितना प्रीमियम आ रहा है और कितने लोगों से वो प्रीमियम जो है आ रहा है, मतलब कि पर लोग, हर एक पर्सन कितना प्रीमियम यहाँ पर पे कर रहा है। ठीक है, अब ये जो है हमारा एक्सप्रेस किया जाता है पर कैपिटा प्रीमियम में, एक्सप्रेस वर्ल्ड वाइड इन यूएस डॉलर पर कैपिटा, यानी कि यूएस डॉलर में जो है ये एक्सप्रेस किया जाता है। अब हम इंडिया में देख लेते हैं कि इंश्योरेंस डेंसिटी क्या रही है इंडिया में। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर देखो द लेवल ऑफ इंश्योरेंस डेंसिटी हैज रिपोर्टेड कंसिस्टेंट इंक्रीज। तो इसमें भी जो है इंक्रीज देखा गया है। जैसे कि 2001 में ये था हमारा 11.5% यूएसडी, 11.5 यूएसडी। ठीक है, 2010 में जाकर ये कितना होगा हमारा 64.4%। क्लियर है आपको? ऐसे ही 2016 में जाके ये थोड़ा सा अब कम हो गया, पर फर्दर 2019 में जाके ये फाइनली जो है यहाँ पर हमारा 78 यूएसडी हो गया था। क्लियर है? तो 2019 में हमारा इंश्योरेंस डेंसिटी कितना था यहाँ पर? 78। क्लियर है? तो बीच में एक आधा साल आता है जब हमारा जो है ये कम हो जाता है, पर ओवरऑल हमारा ये इंक्रीज ही कर रहा है। अब अगर हम कंपैरिजन करें लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर और नॉन लाइफ सेक्टर की, तो यहाँ पर देखो अगर हम लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो 2019 में जो हमारा यहाँ पर इंश्योरेंस डेंसिटी था वो कितना था? 58 यूएसडी, और अगर हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो वो हमारा कितना था? 19 यूएसडी। क्लियर है? तो ये हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी का। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो आप जो है चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है? लेजिस्लेशन गवर्निंग ऑपरेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। अब ये जो इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में आप काम कर रही है तो इनको रेगुलेट करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर ये अच्छे से काम नहीं करेंगे तो इससे जो हमारी पब्लिक है जिन्होंने इंश्योरेंस कराने के लिए पैसा दिया है उनको लॉस हो सकता है। तो उसको कम करने के लिए इनको रेगुलेट करना जरूरी है ताकि ये प्रॉपर तरीके से काम करे और कंट्री की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में जो है यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। तो इसको रेगुलेट करने के लिए इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए हमारे मेनली 3 यहाँ पर एक्ट्स हैं, जिसमें से पहला क्या हमारा द इंश्योरेंस एक्ट 1938, उसके बाद द LIC एक्ट 1956, उसके बाद जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। क्लियर है? हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे कि ये एक्ट है क्या, इनको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या सा, ये क्या क्या फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं द इंश्योरेंस एक्ट 1938। अब ये जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है ये हमारा इंडिया का सुप्रीम एक्ट है, यानी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाला ये सबसे सुप्रीम एक्ट है। ये जो है हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको काम करने के लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है। ये जो है हमारी इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है, और ये हर तरह की, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो या फिर नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हो, उनको रेगुलेट करती है। ठीक है, उनको यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं जिनके अकॉर्डिंग उनको काम करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है हमारी एक्ट की जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहली प्रोविजन है रजिस्ट्रेशन का। ये एक्ट क्या कहता है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनीज हो उसको अपना काम शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी होती है। कहाँ से रजिस्ट्रेशन करवानी है? यहाँ पर कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस जो हमारा IRDA है ना, वहां से जो है रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी
जरूरी है हर इंश्योरेंस कंपनी को काम शुरू करने से पहले। क्लियर है। उसके बाद देखो क्या अकाउंट्स एंड ऑडिट, अकाउंट्स और ऑडिट के लिए भी ये प्रोविजंस है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज को ये कंपलसरी है कि वो जो है अपने जो भी वो काम करती हैं, ठीक है, जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है उनकी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट जो है प्रिपेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो द इंश्योरर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन सेपरेट अकाउंट्स फॉर द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स इन ईच क्लास ऑफ इंश्योरेंस। अब कोई अगर यहाँ पर कंपनी अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि फायर हो गया, मरीन हो गया, और भी कोई कार एक्सीडेंट वगैरह का यहाँ पे जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो हमारा एक्ट क्या कहता है कि उनको हर इंश्योरेंस के लिए, फायर के लिए, मरीन के लिए अलग अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट जो है प्रिपेयर करनी पड़ेगी और उसमें जो है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो फुल करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो रेगुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने को कहा है, ये तो बनानी है, साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं जिनको भी मेंटेन करना जरूरी होता है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी हमारी बुक्स है, रिकॉर्ड ऑफ कवर नोट स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ रिस्क कवर। ठीक है, तो कवर नोट प्रिपेयर करना है जिसमें हर इंश्योरेंस कंपनी में कितना रिस्क है वो यहाँ पर जो है बताना जरूरी होता है। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसीज का रिकॉर्ड रखना, प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ प्रीमियम, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ एंडोर्समेंट्स, रिकॉर्ड ऑफ बैंक गारंटीज, रिकॉर्ड ऑफ क्लेम्स, रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, कैश बुक, री इंश्योरेंस डिटेल्स और क्लेम रजिस्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं जो कि प्रिपेयर करने पड़ते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनीज को। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या इन्वेस्टमेंट। अब देखो जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनके पास जो भी पैसा आता है, जो भी हम प्रीमियम पे करते हैं, वो उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करती है ताकि वो उससे यहाँ पर पैसा कमा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एक्ट है वो स्पेसिफाई करता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट में ही इन्वेस्टमेंट कर सकती है। यानी कि ऐसी कोई कंपनी, ऐसी कोई सिक्योरिटी जिसमें एक्ट मना करता है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इंश्योरेंस कंपनी वहां पर पैसा जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल के लिए कोई बहुत ज्यादा रिस्की कंपनी है, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट उसे पता है कि ये आगे चल के डूब जाएगी, तो एक्ट जो है वो क्लियरली बोलेगा कि आप जो है ये जो इंश्योरेंस कंपनी है उस कंपनी में पैसा नहीं लगाएगी, क्योंकि ये पैसा अल्टीमेटली किसका है, पब्लिक का है। अगर डूबा तो पब्लिक के ऊपर खतरा आ सकता है। तो इसीलिए कुछ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट पहले ही बता दी जाती है कि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में जो है जो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अब ये कौन बताएगा, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो समय समय पर जो है बताता रहेगा कि कौन सी हमारी अप्रूव्ड सिक्योरिटी होती है। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशन ऑन मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ये जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं ना, बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, जैसे कमीशन वगैरह पे करना, तो इसके ऊपर भी लिमिट लगा दी जाती है। मतलब कि एक्ट बता देता है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मैनेजमेंट के लिए इतना ही एक्सपेंस पे कर सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए कमीशन पे करना है, तो यहाँ पर कमीशन की लिमिट डिसाइड कर दी जाती है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम कमीशन इतना ही पे कर सकती है। नेक्स्ट देखो क्या है, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक्ट जो है पावर भी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो किसी भी टाइम किसी भी कंट्रोलर को या किसी और पार्टी को भेजकर जो इंश्योरेंस कंपनी है इनकी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है करवा सकती है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे जो कि रिलेटेड थे हमारे इंश्योरेंस एक्ट 1938 से। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा द LIC एक्ट 1956। उसके बाद हमारा यहाँ पर LIC एक्ट आया था। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि LIC एक्ट क्यों बनाया गया था, ताकि जो हमारी पहले जो 245 प्राइवेट कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस में काम करती थी उनको नेशनलाइज करके लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है बना दिया जाए, उसके लिए इस एक्ट को यहाँ पर बनाया गया था। तो यहाँ पर देखो LIC वाज फॉर्म्ड इन सितंबर 1956 विद अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन Rs 5 करोड़। ठीक है, अब जब इसको बनाया गया था, ठीक है, तो इसको जो है 5 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है कंट्रीब्यूट किया था ताकि ये बॉडी अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए। ठीक है, और इसको बनाने के लिए यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट जो है 1956 जो है पास किया गया था। ठीक है, अब ये जो कंपनी है वो इसी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है काम करेगी। क्लियर है। इसके कुछ हमारे दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। पहला देखो हमारा क्या है यहाँ पर सेक्शन 37। सेक्शन 37 क्या कहता है कि जो भी पैसा यहाँ पर जो इंश्योर्ड पर्सन है प्रीमियम का पे करता है, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है, वो सिक्योर रहता है। उसकी सिक्योरिटी कौन देती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर आपको। तो यहाँ पे देखो सेक्शन 37 ऑफ द एक्ट आल्सो प्रोवाइड सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीज फॉर सम एश्योर्ड एंड बोनसेस डिक्लेयर्ड बाय अंडर LIC पॉलिसी। तो LIC पॉलिसी के अंडर जो भी बोला गया है कि उतना पैसा हम आपको देंगे, ठीक है, जो भी बोनसेस वगैरह देंगे उनकी गारंटी कौन देता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये जो है वो पर्सन को दिया ही जाएगा, उनको यहाँ पर कोई किसी भी तरह की पॉलिसी चिंता करने की जरूरत नहीं होती, पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर मिली होती है। पर इसकी एक एक्सेप्शन भी होती है, यानी कि अगर यहाँ पर हमारी कोई ULIP पॉलिसी
होती है, यानी कि हमारी जो यूनिट लिंक्ड, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है, तो उस केस में, ठीक है, उस केस में जो है हमारा ये गारंटी अप्लाई नहीं होता। अब ये होता क्या है, तो बेसिकली देखो ये ऐसी इंश्योरेंस होते हैं जिसमें हमारे पास दो बेनिफिट होते हैं। एक तो लाइफ इंश्योरेंस हमें मिल जाता है, साथ के साथ जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी होती है हमारे पैसे को किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी करती है, यानी कि जो भी पैसा हम देते हैं ना एज अ प्रीमियम, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। एक पार्ट को पाया जाता है लाइफ इंश्योरेंस में और दूसरे पार्ट को जो है मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, जिससे हमारे दो दो बेनिफिट मिल जाते हैं। एक तो हमारी लाइफ की सिक्योरिटी मिल जाती है, साथ के साथ इन्वेस्टमेंट का फायदा भी मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो सेक्शन 38 है। ये क्या कहता है कि जो हमारी यहाँ पर लाइफ जो हमारी LIC कंपनी है ना, जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, उसको जब वाइंड अप करना हो, ठीक है, यानी कि उसको जब बंद करना हो, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट की परमिशन के साथ ही की जा सकती है। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन को इसको जो है वाइंड अप नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो सेक्शन 30 ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइड दैट LIC कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बाय एनी लॉ रिलेटिंग टू द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, यानी कि कंट्री में कोई और अगर लॉ है, जैसे कंपनीज एक्ट है, ठीक है, हमारा पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है, वो अगर कह रहा है, ठीक है, वो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग वाइंड अप किया जाना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को, तो ये नहीं पॉसिबल हो सकता है। इसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ही वाइंड अप किया जा सकता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव। अब इसको पास करने का जो हमारा LIC एक्ट है, उसको पास करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो सबसे पहले देखो जो हमारा यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज है, वो रूरल एरियाज में पहुंचाना, जहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं पहुंच रही है, इंश्योरेंस कंपनीज नहीं पहुंच पा रही है, लोगों जो है यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसीज की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उस एरियाज तक भी जो है लाइफ इंश्योरेंस को पहुंचाना, ताकि लोग जो है अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा पाए और उसको सिक्योरिटी मिल सके। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो रूरल एरियाज, बैकवर्ड एरियाज में इसको जो है पहुंचाना मेन यहाँ पर मेन गोल था। नेक्स्ट देखो क्या, मैक्सिमाइज मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल सेविंग्स बाय मेकिंग इंश्योरेंस लिंक्ड सेविंग्स एडिक्वेटली अट्रैक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे हमारा इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कई देशों जगह तक नहीं पहुंच पाते, जैसे रूरल एरियाज में, तो वहां पे जो लोगों के पास सेविंग्स है वो उनके पास ही पड़ी रह जाती है, उनको हम यूज नहीं कर पाते। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस जो LIC एक्ट था उसका मेन काम क्या था यहाँ पर, कि जो ये सेविंग्स है ना उनको प्रॉपर तरीके से मोबिलाइज किया जाए, उनको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में जो है कॉन्ट्रीब्यूट करवाया जा सके। क्लियर है? उसके बाद जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है, जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, उनको भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना जरूरी था, ताकि जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है वो इंडिया में प्रॉपर तरीके से हो पाए और जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको प्रॉपर यहाँ पर बेनिफिट मिल सके। क्लियर है? साथ के साथ, ठीक है, साथ के साथ एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ इंश्योर्ड पब्लिक। ठीक है, जो हमारा LIC एक्ट है वो एक ट्रस्टी की तरह काम करता है पब्लिक के लिए। अब देखो जो पब्लिक है उसने जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, अब उसको श्योरिटी चाहिए पब्लिक को कि उसका पैसा डूबेगा नहीं, कोई उसका पैसा लेके भागेगा नहीं। तो इसके लिए जो हमारा LIC एक्ट है वो एक ट्रस्टी की तरह काम करता है और पब्लिक को ये आश्वासन देता है कि उनका पैसा जो है वो सेफ ही रहेगा। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करते हैं, उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, ताकि वो भी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट यहाँ पर कर पाए। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। तो इसका आप लोग को पता है कि इसको हमें पास क्यों करना पड़ा था, ताकि जो हमारी जर्नल इंश्योरेंस कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करती है उसको नेशनलाइज करके गवर्नमेंट के अंडर जो है वो ले आया जाए। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो जो हमारा जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट है उसको 1972 में जो है पास किया गया था और ये 1 जनवरी 1973 से जो है फोर्स में आ गया था, यानी कि लागू हो गया था। क्लियर है? इस एक्ट के अंडर जितनी भी हमारी प्राइवेट कंपनी थी जो जनरल इंश्योरेंस काम करती थी उनको यहाँ पर नेशनलाइज कर दिया गया था, गवर्नमेंट के अंडर ले दिया गया था। ठीक है, तो बहुत सारी जो हमारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी, उन्हें कंबाइन करके, उन्हें मर्ज करके यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना दिया गया था। जैसे हमने देखा था ना कि बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को 245 उनको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना दिया गया था, ऐसे ही जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है बना दिया गया था। और इसकी टोटल 4 सब्सिडरीज थी, मतलब ये तो काम करता ही था, इसको तो बनाया था, साथ के साथ इसकी 4 सब्सिडरीज भी बना दी गई थी, जिसके ऊपर सारा जो कंट्रोल होता था वो हमारा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ही होता था। वो सब्सिडरीज कौन सी है, तो पहले देखो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, मद्रास में। उसके बाद ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर था दिल्ली में। उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, जिसका हेड ऑफिस था कलकत्ता में। उसके बाद न्यू इंडिया
एश्योरेंस कंपनी, जिसका हेड ऑफिस था किसमें, बॉम्बे में। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, कि जनरल इंश्योरेंस एक्ट पास होते ही सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को हटा के एक बना दी गई थी जिसका नाम था जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और उसकी टोटल 4 सब्सिडरी थी। नेक्स्ट देखो हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। अब ये जो हमारा एक्ट था उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो पहला देखो, टू प्रोवाइड फॉर द एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यानी नेशनलाइजेशन से पहले जो हमारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी उसको शेयर्स को एक्वायर करने में इसने हेल्प की। ठीक है, अब देखो जब नेशनलाइजेशन करना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को बेसिकली क्या करना है, जो पहले से प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी उसके सारे के सारे शेयर जो है वो एक्वायर कर ले, उसको परचेज कर ले, जिससे उसके ऊपर जो कंट्रोल आ जाए वो किसका हो जाए, गवर्नमेंट का हो जाए, और वो जो है गवर्नमेंट कंपनी बन जाए। क्लियर है। अब गवर्नमेंट के पास ये पावर कहां से आई थी, तो ये जो हमारा एक्ट था उसने ये पावर जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड की थी। उसके बाद टू सर्व द नीड्स ऑफ द कंपनी बाय डेवलपमेंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसका मेन एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि इंडिया में जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है उसको यहाँ पर डेवलप किया जाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसकी डेवलपमेंट की जाए ताकि इकोनॉमी की भी यहाँ पर डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद टू इस्टेब्लिश जीआईसी, जनरल इनकॉर्पोरेट, जो हमारा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसको बनाने के लिए, ठीक है, उसको बनाने का भी एक ऑब्जेक्टिव था हमारा इस एक्ट का। क्लियर है, क्योंकि इसी एक्ट के पास होते ही जो हमारा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर बन पाया था। क्लियर है। उसके बाद देखो, टू एड असिस्ट एडवाइज द कंपनीज इन मैटर ऑफ सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स इन द कंडक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, तो ये जो हमारी कंपनी है, जो ये जो हमारा एक्ट है, सॉरी, वो जो है, जो अदर हमारे जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो कि इंडिया में काम करती है उनको यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करती है कि आपने जो बिजनेस करना है वो इस तरीके से करना है। ठीक है, मतलब कि कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन तो बताती है, साथ के साथ जो हमारे जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसको स्टैंडर्ड बनाने में भी हेल्प करती है। मतलब कि कहती है कि अगर आप ये स्टैंडर्ड फॉलो करोगे ना तो आपकी यहाँ पर ग्रोथ होगी, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को यहाँ पर स्टैंडर्ड बनाने में असिस्ट भी यहाँ पर करती है। क्लियर है। उसके बाद टू एनकरेज हेल्दी कंपटीशन अमंगस द कंपनीज एज फार पॉसिबल। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की डेवलपमेंट करनी है ताकि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी उनके बीच में जो है यहाँ पर कंपटीशन हो, जिससे हमारे जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट है उनकी यहाँ पर क्वालिटी इंक्रीज हो, जो हमारी कंपनीज है उनकी भी यहाँ पर क्वालिटी इंक्रीज हो। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। अब ये इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज क्या होते हैं, तो सिंपली मैं आपको कहूँ, जो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज होते हैं वो यहाँ पर कंज्यूमर जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदना चाहता है और जो इंश्योरेंस जो यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी को बेचना चाहता है उसके बीच में जो है एक लिंक की तरीके से काम करते हैं, दोनों को जोड़ने का यहाँ पर काम करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, जैसे एग्जांपल के एक कंपनी ए है जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना चाहती है। ठीक है, यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना चाहती है और एक पर्सन बी है जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहता है। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं है। यहाँ पर एक पर्सन आता है सी, इसको पता है कि बी पर्सन ने पॉलिसी खरीदना चाहता है और ए पर्सन पॉलिसी बेचना चाहता है। तो इसने क्या किया, इन दोनों के बीच में डील करा दिया। क्या कर दिया, यहाँ पर इन दोनों के बीच में डील करा दिया, जिसके बदले में इसको एक अमाउंट मिल गई, कमीशन मिल गया। तो ये सी पर्सन को हम यहाँ पर क्या कहें, इंश्योरेंस इंटरमीडियरी, जिसने जो है इन दोनों के बीच में एक लिंक तरीके से काम किया और उनके बीच में जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करवाया। क्लियर है। ये जनरली कौन होता है, हमारे इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं जो कि कंपनी की तरफ से यहाँ पर काम करते हैं, जो कि लोगों तक जाते हैं और इसको कंपनी के इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में जो है बताते हैं ताकि इंश्योरेंस की पॉलिसी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बिके। तो यहाँ पर देखो, इंश्योरेंस इंटरमीडियरी सर्व एज अ ब्रिज, ये एक ब्रिज की तरह से काम करते हैं, किसके बीच में, कंज्यूमर्स जो कि खरीदना चाहता है और इंश्योरेंस कंपनी जो कि यहाँ पर बेचना चाहती है। क्लियर है। अब ये जो इंश्योरेंस ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, या फिर इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, इनको लाइसेंस लेना पड़ता है किससे, आईआरडीए। तो इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है कि जो हमारे इंश्योरेंस ब्रोकर है उनको लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है, तो आंसर क्या होगा हमारा, आईआरडीए। उसके बाद देखो, ये गवर्न किया जाता है। गवर्न का मतलब कि इनको किनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये जब काम करेंगे ना तो इनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है ताकि ये अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर सके। तो रूल्स एंड रेगुलेशन किसकी होंगी, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंश्योरेंस ब्रोकर रेगुलेशन 2002। क्लियर है। तो ये एक्ट नहीं है, ये रेगुलेशंस है। ठीक है, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके जो हमारे ब्रोकर्स हैं उनको यहाँ पर काम करना पड़ता है। उसके बाद देखो क्या, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। अभी जो हमारे इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, तो पहला देखो क्या है, इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट। इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट का मतलब कि कोई एक सिंगल पर्सन जो है यहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट के लिए काम कर रहा है। जैसे जो एम्प्लॉयज है ना, जो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी के, इंश्योरेंस कंपनी के, वो एक इंडिविजुअल है। ठीक है, तो वो जब
दोनों के बीच में लिंक के तरीके से काम करते हैं, डील करवाते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट। क्लियर है आपको? इसमें हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? सबसे पहले देखो, जो हमारे एम्प्लॉयज होंगे या फिर कोई इंडिपेंडेंट, जो इसी तरीके से जो कोई इंडिविजुअल अगर काम करे तो वो भी हमारा जो है इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट में आ जाता है। ठीक है, तो देखो इनको लाइसेंस, जो हमारा इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट है उसको लाइसेंस लेना पड़ता है IRD से, और इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन किसके अप्लाई होते हैं? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी लाइसेंसिंग ऑफ इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट रेगुलेशन 2000। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, कॉर्पोरेट एजेंट। अब ये कॉर्पोरेट एजेंट क्या होती है? तो यहाँ पर देखो कोई एक कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। नॉर्मल इंडिविजुअल का मतलब कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, पर एक कंपनी भी ऐसी हो सकती है जो कि इंश्योरेंस इंटरमीडियरी का काम करे, जो कि दोनों के बीच में लिंक बनने का काम करे, तो वो हमारा क्या होता है? कॉर्पोरेट एजेंट। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर देखो, कॉर्पोरेट एजेंट इज इंटरमीडियरी अदर देन इंडिविजुअल, जो कि एक इंडिविजुअल नहीं है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर के सामने और कंज्यूमर को पॉलिसी बेचता है। तो यहाँ पर देखो, इसको भी लाइसेंस जो है वो IRDA से मिलता है, ठीक है। पर इसको जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्न किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी लाइसेंसिंग ऑफ कॉर्पोरेट एजेंट, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, रेगुलेशन यहाँ पर अलग है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो हमारा री इंश्योरेंस। अब ये री इंश्योरेंस क्या होता है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के यहाँ पर साथ समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक A पर्सन है, ठीक है, और एक B पर्सन है। B पर्सन की एक फैक्ट्री है, ठीक है, तो B पर्सन ने यहाँ पर जो है इसकी इंश्योरेंस करवा ली, ठीक है, और A पर्सन ने यहाँ पर इंश्योरेंस करते हुए कहा कि अगर आपकी फैक्ट्री में जो है आग लग जाएगी तो मैं आपको 5 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर जो है क्लेम दे दूंगा, 5 करोड़ रुपए तक पैसे आपको दे दूंगा, ठीक है। अब A पर्सन ने यहाँ पर गारंटी ले ली है, ठीक है। तो अगर अब देखो, फ्यूचर में ये इवेंट हो भी सकता है, फैक्ट्री को आग लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है, तो यहाँ पर A पर्सन के पास एक रिस्क है, इसको फ्यूचर में जाके लॉस होने का रिस्क है। अगर बाई चांस इस फैक्ट्री को आग लग गई तो इसको जो है 5 करोड़ रुपए यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो A पर्सन जो है, जैसे B पर्सन ने अपने रिस्क को कम करने के लिए A पर्सन के पास यहाँ पर इंश्योरेंस करवाया, ऐसे ही A पर्सन ने अपने रिस्क को कम करने के लिए, ये जो 5 करोड़ रुपए का इसको पैसा देना पड़ेगा, ये रिस्क है, इसको कम करने के लिए एक C पर्सन के पास यहाँ पर इंश्योरेंस करवा ली, ठीक है। और A पर्सन ने कहा कि मैंने ये इंश्योरेंस ली हुई है, ठीक है, अगर बाई चांस मुझे क्लेम देना पड़ता है तो आप जो है मुझे 4 करोड़ रुपए यहाँ पर दे देना। C पर्सन मान जाता है। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? री इंश्योरेंस, जिसमें एक इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा लेती है, ठीक है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? री इंश्योरेंस, ठीक है। आप देखोगे कि एक ही इंश्योरेंस को दोबारा से यहाँ पर इंश्योरेंस करवा लिया गया। अब देखो, बाई चांस अगर यहाँ पर इसकी फैक्ट्री को आग लग जाता है तो ये पर्सन 5 करोड़ रुपए इसे पे कर देगा, इसका लॉस कवर है। उसके बाद देखो, A पर्सन जो है 4 करोड़ रुपए किससे ले लेगा? यहाँ पर हमारे C पर्सन से ले लेगा। तो इस केस में जो A पर्सन है उसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर लॉस हुआ, इसने 4 करोड़ रुपए का लॉस को कवर कर लिया। कैसे कवर कर लिया? उसने इंश्योरेंस करवा के, री इंश्योरेंस करवा के। अभी जो C पर्सन है ना, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? री इंश्योरर। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, री इंश्योरेंस इज अ इंश्योरेंस दैट इंश्योरेंस कंपनी परचेजेस फ्रॉम अनदर इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि एक इंश्योरेंस कंपनी जो है दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से जो पॉलिसी परचेज करती है, इंश्योरेंस परचेज करती है, उसे ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं? री इंश्योरेंस। क्लियर है? किस लिए परचेज किया है? कंपनी टू रिकवर इटसेल्फ फ्रॉम द रिस्क ऑफ अ मेजर क्लेम इवेंट्स, यानी कि जो क्लेम पे करने से इंश्योरेंस कंपनी को लॉस हो सकता है, उस रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी जो है खरीदी गई है, ठीक है। उसके बाद री इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग सम पोर्शन ऑफ रिस्क बाय द इंश्योरर टू द री इंश्योरेंस, ठीक है। जैसे री इंश्योरेंस करवाई जाती है तो उस केस में जो हमारा इंश्योरेंस कंपनी होता है वो हमारा कुछ हिस्सा, जो रिस्क का कुछ हिस्सा जो है वो ट्रांसफर कर देती है, किसे? हमारे री इंश्योरर को। जैसे आप देख सकते हो ना, 5 करोड़ का रिस्क था A पर्सन को, ठीक है, उसने इसमें से 4 करोड़ का रिस्क किसे ट्रांसफर कर दिया? यहाँ पर जो हमारा C पर्सन था, इसी को हम यहाँ पर इंश्योरेंस भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारा सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर हमारा इंश्योरेंस एक्ट 1938 का जो यहाँ पर 101A सेक्शन है, वो क्या कहता है कि जो हमारी इंडियन कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, उनके लिए कंपल्सरी है कि उसको जो है अपनी इंश्योरेंस का कुछ परसेंटेज जो है इंडियन कंपनी के पास री इंश्योर करवाना जरूरी है। इसमें हमारी फॉरेन कंपनीज भी इंक्लूड होती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है? इंश्योरेंस रिपोजिटरी, ठीक है, रिपोजिटरी। अब ये क्या होता है बेसिकली? तो यहाँ पर देखो, पहले क्या होता था, हम कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें, चाहे हम उसको फिजिकली परचेज करें जाकर उसकी ब्रांच पे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परचेज करें, उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, जो पॉलिसीज वगैरह होती थी, वो हमें फिजिकल फॉर्म में मिलते थे, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वो हमें कागज की फॉर्म में यहाँ पर मिलते थे, जिसे हमें संभाल के रखना होता था, जिसके कारण कई रिस्क अराइज होते थे, जैसे कागज का फट जाना, कागज का गुम हो जाना, ठीक है। तो इस चीज को ही दूर करने के लिए यहाँ पर इंश्योरेंस रिपोजिटरी का यहाँ पर कंसेप्ट जो है वो ले आया गया। अब ये इंश्योरेंस रिपोजिटरी क्या होता है? इसकी हेल्प से अब जो इंश्योरेंस
जो हमारे पॉलिसी होल्डर हैं, जो इंश्योरेंस खरीदते हैं, वो अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो रख सकते हैं, यानी कि उनको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की अब जरूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसे रख सकते हैं। ठीक है, तो जो इंश्योरेंस रिपोजिटरी है वो क्या करता है, जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज होते हैं, जो हमारे कस्टमर होते हैं, उनकी पॉलिसीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास जो है संभाल के रखता है। ठीक है, और ये जो इंश्योरेंस रिपोजिटरी है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ उन पॉलिसीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संभाल के रखना है, मतलब कि वो इंश्योरेंस पॉलिसीज को बेच नहीं सकता, सिर्फ एक गार्डियन के तरीके से यहाँ पर काम करेगा। तो इस सिस्टम को लॉन्च किया गया 16 सितंबर 2013 को। इसका मेन काम क्या था कि जो हमारी यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसीज है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संभाल के रखना। अब ये करता, जो पर्सन ये करता था, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये संभाल के रखता था, उसे हम इंश्योरेंस रिपोजिटरी कहते थे। ठीक है, और ये जो है इनको सेल नहीं कर सकता था, ये सिर्फ इनको संभाल के रखता था। क्लियर है। उसके बाद जो हमारा आरडीए है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारा कंट्रोलर है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, उसने यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज को जो है यहाँ पर अपॉइंट किया है, जो कि हमारा इंश्योरेंस डिपोजिटरी की सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर सकती है। यानी कि आप इनमें से किसी के पास भी जो है अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी कंपनी है। डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड है, सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड है, SHCIL प्रोजेक्ट लेवी कार्बी है। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड है, काम्स रिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट रिपोजिटरी सर्विस कंपनीज है, जिसके पास हम यहाँ पर अपनी पॉलिसीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। उसके बाद देखो क्या है, ई इंश्योरेंस अकाउंट। अब ये ई इंश्योरेंस अकाउंट कैसा है, तो हमने बात की कि हम जो है इंश्योरेंस डिपॉजिटरी के अंडर अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को संभाल के रख सकते हैं। अब ये जो इंश्योरेंस डिपॉजिटरी वो कैसे हमारी पॉलिसीज को संभाल के रखता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो वो जो है हमारे हर एक जो इंश्योरेंस जो पॉलिसी होल्डर होता है, जिसने इंश्योरेंस खरीदी होती है, उसके लिए एक अकाउंट ओपन करता है। ठीक है, और उसी अकाउंट में उस पर्सन की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है रखा जाता है। उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ई इंश्योरेंस अकाउंट। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर देखो ई इंश्योरेंस अकाउंट और इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट विच मेंटेन्स द इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ पॉलिसी होल्डर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ठीक है, तो जितने भी पॉलिसीज के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इसी अकाउंट में जो है मेंटेन किया जाएगा। क्लियर है आपको। अब ये जो पॉलिसी होल्डर है वो हमारे आरडीए के द्वारा दर्शाए गए 5 में से किसी के पास भी अकाउंट ओपन कर सकता है। और जो हमारा आरडीए, ठीक है, वो हर एक कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ एक ई इंश्योरेंस अकाउंट खोलने की ही जो है यहाँ पर अपॉइंट करता है। यानी कि सिर्फ जो हमारा इंश्योरेंस पर्सन है, ठीक है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी जिसने खरीदी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट जो है ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन कर सकता है और नहीं। क्लियर है। उसके बाद देखो कुछ फीचर देखो, तो यहाँ पर देखो जो हमारा ई इंश्योरेंस अकाउंट होता है वो एक यूनिक अकाउंट नंबर होता है। जैसे हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो वो अकाउंट नंबर सिर्फ हमारे पास ही होता है और किसी के पास नहीं होता है। ऐसे ही जो ई इंश्योरेंस अकाउंट है उसके पास भी एक यूनिक अकाउंट नंबर है, कस्टमर को एक यूनिक अकाउंट नंबर जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, साथ के साथ उसको लॉग इन ID पासवर्ड भी दिया जाता है, ताकि वो जब भी उसे जरूरत हो तो वो जो है आसानी से अपने पॉलिसीज को देख पाए, उसमें एक्सेस कर पाए। क्लियर है। अब ये जो ई इंश्योरेंस अकाउंट है वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है हमारे एप्लीकेंट्स को। क्लियर है। और अगर कोई पर्सन जो है जिन्होंने पहले से ही सर्विसेज पॉलिसीज खरीदी हुई हैं, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर जो है ई इंश्योरेंस अकाउंट जो है खुलवा सकता है। बस उसको उसके लिए एक सर्विस रिक्वेस्ट जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर इंश्योरेंस को जो सर्विस रिक्वेस्ट है वो प्रोवाइड करेगा और वो जो है यहाँ पर आसानी से जो है ई इंश्योरेंस अकाउंट जो है ओपन कर सकता है। ठीक है, उसी के साथ साथ कोई भी अगर पर्सन है जो कि यहाँ पर कोई अदर पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना चाहता है, जैसे कि अगर बाई चांस उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो जो है उस अकाउंट को देख सकता है, उसको यहाँ पर मैनेज कर सकता है, तो वो भी यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, एक पर्सन को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो है अपॉइंट कर सकता है, जो कि उसकी गैर हाजिरी में उसको कुछ होने की स्थिति में जो है वो उसके अकाउंट को ऑपरेट करेगा। क्लियर है। तो यहाँ तक हमने इंश्योरेंस कंपनीज और उसकी हिस्ट्री डेवलपमेंट के बारे में जो है यहाँ पर पढ़ लिया है। तो आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप जो है चैट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है देखने वाले। तो फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देखते हो, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिश्ड इन, जो हमारा ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? क्या वो 1815 में किया गया था, 1818 में किया गया था, या फिर 1821 में, या फिर 1833 में? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए किस ईयर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फटाफट से बता दीजिए।
तो आंसर देखो हमारा क्या, ऑप्शन बी 1818 ईस्वी में जो है इसको बनाया गया था, और ये पहली हमारी इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज वाज द फर्स्ट स्टैट्यूटरी बॉडी टू रेगुलेट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। इसमें से कौन सा ऐसा एक्ट है, ठीक है, जो कि बनाया गया था, ठीक है, जिसको बनाया गया था लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए, क्या वो हमारा ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट है, क्या वो इंडियन इंश्योरेंस एक्ट है, या फिर द इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट है, या फिर द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट है। तो फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या हो, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो हमारा क्या है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, द इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट इज अ करेक्ट आंसर, यही हमारी फर्स्ट स्टैट्यूटरी बॉडी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1928 the Indian Insurance Companies Act was enacted to enable the government to collect statistical information about, यानी कि इनमें से किस इंश्योरेंस कंपनी के जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम कलेक्ट कर सकते थे, है ना, यहाँ पर इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट की हेल्प से। क्या वो लाइफ इंश्योरेंस ओनली थी, या फिर सिर्फ जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, या फिर बोथ लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी, both life and general insurance is a correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर रिटर्न इन 2019 रीच्ड, मतलब कि जो टोटल प्रीमियम का पैसा आया था पूरे ग्लोबल लेवल पे, पूरे ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, 2019 में वो कितना था। क्या वो हमारा 6.3 मिलियन यूएसडी था, या फिर 6.3 बिलियन, या फिर 6.3 ट्रिलियन, या फिर 5.3 ट्रिलियन। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कि 2019 में पूरे वर्ल्ड से प्रीमियम के रूप में कितना पैसा आया था, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो यहां पर हमारा ऑप्शन सी 6.3 ट्रिलियन यूएसडी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, डैश इज मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम जीडीपी के एक फिक्स परसेंटेज के रूप में जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, क्या वो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, या फिर इंश्योरेंस डेंसिटी है, या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम है, या फिर बोथ ए एंड बी। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर देखो हमारा क्या है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, जिसको हम जीडीपी के एक फिक्स परसेंटेज के रूप में कैलकुलेट करते हैं। तो यहां तक हमने जो है इंश्योरेंस कंपनी के बारे में पढ़ लिया है डिटेल में,